हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, जो कि हमारे भारत के सबसे उत्तर वाले भूभाग पर पाया जाता है। दोस्तों, हिमालय को पढ़ने से पहले अपन को हिमालय का अर्थ भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? क्या है हिमालय शब्द का अर्थ? हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का अर्थ क्या होता है? स्थान। तो बर्फ से घिरा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। अभी हिमालय पर्वत पढ़ने से पहले हम हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति या हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित हमको दो तथ्यों को देखना पड़ेगा। पहला आपका तथ्य देखने के लिए मिलेगा कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा मिलेगा आपको प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। पहला कौन सा मिलेगा? कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा मिलेगा आपको प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ठीक है, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत से हम क्या समझेंगे और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से हम क्या समझेंगे? इन दोनों में हमको केवल एक ही चीज समझ में आएगी कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अवसादों के कारण हुआ है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो अवसादों के कारण हुआ है। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? स्वयं वैज्ञानिक कोवर है। कोवर का सिद्धांत किसने दिया था? कोवर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह दो प्लेटों के बीच में एक विशाल गर्त हुआ करता था, विशाल गर्त हुआ करता था, जिसमें क्या जाया करती थी? नदियां जाया करती थी। एक स्थान पार्ट ए था, एक दूसरा स्थान था बी। दो अलग अलग स्थान थे, इनके बीच में एक गहरा स्थान था। यहां दोनों स्थानीय भूभाग से जो नदियां प्रवेश करती थी, वो नदियां कहां प्रवेश करती थी? इस गड्ढे में आकर गिरती थी। यह इतना विशाल गर्त था, इतना विशाल गड्ढा था, या इतना विशाल गौर जो हम कह सकते हैं था कि ये नदियां जब इसमें गिरती थी तो यह पूरी की पूरी इसमें गिर के विलुप्त हो जाती थी। तो आपको जैसे मालूम होगा कि जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो उस समय वह अपने साथ क्या लेकर चलती हैं? अवसाद लेकर चलती हैं। अब ये एक नया शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। अवसाद होता क्या है? अवसाद, नदियां जब चलती हैं तो अवसाद अपने साथ लेकर चलती हैं। अवसाद कुछ नहीं होता, नदियों के मार्ग में जो भी उनको मिलता है वह अपने साथ उसे बहाकर ले जाती है, इसे अवसाद कहते हैं। जैसे आपने देखी होगी लगभग कहीं भी, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बाढ़, जैसे बिहार की हम बात कर ले, बिहार में जब बाढ़ आती है, या आपने अपने ही क्षेत्रों में कहीं छोटे मोटे क्षेत्रों में देखा होगा, जब बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाता है तो वह कई सारे कचरे, मलबे, ईंटा, पत्थर, गिट्टी सभी को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। तो जब नदियां चलती हैं तो अपने साथ पूरा का पूरा अवसाद लेकर चली जाती हैं, और यह अवसाद जाकर सीधा कहां पर जमा होता है? जहां पर वो नदियों का मुहाना होता है। मुहाना क्या होता है कि जहां पर नदियां जाकर किसी सागर या समुद्र में या किसी खाड़ी में जाकर प्रवेश करती हैं, वह उनका मुहाना होता है, और वहां पर जाकर ये अपने पूरे अवसाद को निक्षेपित कर देती हैं। ये पूरे अवसाद को वहां पर जमा कर देती हैं। ये आपका इस पार्ट बी से जो नदियां जा रही थी, ये नदियां कहां पर जा रही थी? इस गड्ढे में जा रही थी। पार्ट ए से जो नदियां जा रही थी वो भी इस गड्ढे में जा रही थी। धीरे धीरे करके ये गड्ढा पानी से भर रहा था, एवं पानी से भरने के साथ साथ यहाँ पर अवसाद जमा हो रहा था, यहाँ पर अवसाद जमा हो रहा था। अभी आपको समझ में आना चाहिए अवसाद क्या होता है। वही ईंट, पत्थर, रेत के टुकड़े जो कौन बहाकर लेकर आई है? नदियां बहाकर लेकर आई हैं। ये अवसाद जब इस गड्ढे में जमा हो रहा था तो यह अवसाद धीरे धीरे, इसकी जो गहराई थी वो कम हो रही थी, और दोनों ओर से इसमें क्या बढ़ रहा था? दबाव पड़ रहा था। दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण यह क्षेत्र पूरा का पूरा बंद हो जाता है, और ये अवसाद उठकर कहां चला जाता है? पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर जमा हो जाता है। तो कोवर का कहना यह था कि इस प्रकार से आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है कि पार्ट ए एवं पार्ट बी दोनों क्षेत्र से आने वाली नदियां एक गड्ढे में जाकर गिरी, और वहां पर अवसाद जमा हुआ, और अवसाद उठकर ऊपर आ गया, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। इसको असफल कर दिया गया। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित है, और जो भी हम पढ़ते हैं हम इसी के अनुसार पढ़ते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सर्वमान्य है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था? इसके जन्मदाता थे वैज्ञानिक हैरी हेस। हैरी हेस ने कहा था कि भैया लगभग 550 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। आपका पहले तो आपको पता होना चाहिए एशिया क्या है, यूरेशियन क्या है, अफ्रीका क्या है।
तो थोड़ा जल्दी जल्दी अपने को वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना है, शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस प्रकार से मैं आपका एशिया महाद्वीप बना देता हूँ, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप इस प्रकार से आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया से लगा हुआ आपका कौन सा महाद्वीप है, इस प्रकार से आपका यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप के जस्ट दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक छोटी सी जगह देखने को मिलती है जिसे मेडागास्कर कहा जाता है। मेडागास्कर के आसपास से कहीं यहाँ से एक प्लेट टूटती है। प्लेट मतलब वह स्थल जिस स्थल पर हम रहते हैं, यह स्थल टूटता है और धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आता है, हमारी एशिया की प्लेट की तरफ आता है। एशिया प्लेट को यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह किससे संबंधित है, आपका ये वाला जो आपका महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप है, और इससे लगी हुई प्लेट कौन सी है, आपकी यूरेशियन प्लेट। ये आपका कौन सा महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप से ही हमारी भारत की प्लेट, जिस पर हम निवास करते हैं, भारतीय प्लेट पर, यह भारतीय प्लेट टूटती है अफ्रीका महाद्वीप से, और टूटकर कहाँ किस तरफ बढ़ती है, आपकी यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका रीजन क्या है, प्लेट कैसे चल जाती है यहाँ से यहाँ तक, और हमको मालूम भी नहीं चलता। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। पहले फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग या सबसे भीतरी भाग में पिघली हुई चट्टानें एवं मैग्मा ही मैग्मा है। कई बार क्या होता है कि यह मैग्मा पृथ्वी की भीतरी सतह से या भीतर से या अंदर से, पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलकर कहाँ चला आता है, पृथ्वी पर चला आता है, और एक बुरे तरीके से फैल जाता है पूरा, जिसे हम किसका नाम देते हैं, ज्वालामुखी का नाम देते हैं। ये ज्वालामुखी में जब ये मैग्मा बाहर आता है तो इस मैग्मा का नाम परिवर्तित होकर इसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से या अंदर से जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। जब तक ये अंदर रहता है इसे मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा के ऊपर पृथ्वी का ये वाला भाग जहां पर हम निवास करते हैं, इन्हें प्लेट के नाम से जाना जाता है। और ये प्लेटें इस मैग्मा के ऊपर तैर रही होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंटिन्यू हर प्लेट चल रही है वर्तमान में। और अपन आज की बात करें अगर, तो आज भी हमारा जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट कंटिन्यू गति कर रहा है और यूरेशियन प्लेट में लगातार धंसते जा रहा है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वर्तमान में क्या है, 5.5 करोड़ वर्ष पहले की हम बात करें तो क्या हुआ था कि भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें हैं ये मैग्मा के ऊपर कंटिन्यू तैरते रहती है। तो ये भारतीय प्लेट भी मैग्मा के ऊपर तैर रही है। ये बढ़ते हुए किसकी तरफ गई, यूरेशियन प्लेट की तरफ गई। ठीक है, जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी तो उस दौरान क्या हो रहा था कि इस प्रकार से जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ यहाँ कहीं आ जाती है हमारी भारतीय प्लेट जिस पर हम निवास करते हैं, इस भारतीय प्लेट पर कुछ नदियां बह रही थी, और नदियां कहां पर गिर रही थी, सामने वाले क्षेत्र पर गिर रही थी। और ऐसे ही यूरेशियन प्लेट में भी कुछ नदियां बह रही होंगी जो कहां पर गिर रही हैं, ये इस स्थान पर गिर रही हैं, यहां पर इनकी दिशा थी। तो यहाँ पर बहुत सारा पानी ही पानी था, और इस पानी को एक समुद्र का नाम दिया गया है। कौन सा समुद्र है, कौन सा सागर है, ये तैथीस सागर है, तैथीस सागर। कौन सा सागर कहा जाता है, इसे तैथीस सागर कहा जाता है। तैथीस सागर में ही हमारे भारतीय प्लेट की नदियां जाकर गिर रही थी, और यूरेशियन प्लेट की नदियां भी कहाँ जाकर गिर रही थी, आपके तैथीस सागर में जाकर गिर रही थी। ठीक है, जब यह प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है तो टकराव से पहले ये नदियां इसमें गिरी रही हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये नदियां अपने साथ, मैंने पहले ही बता चुका हूं, नदियां अपने साथ क्या लेकर चलती है, अवसाद लेकर चलती। तो ये अवसाद जब एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट से जो नदियां आ रही थी वह नदियां भी अवसाद लेकर आ रही थी, भारतीय प्लेट की नदियां भी अवसाद लेकर आ रही थी। तो यहाँ इस एरिया में अवसाद की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब यह प्लेट इस प्रकार से आपके एशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर बीच में जो अवसाद था, दोनों प्लेटों के टकराने से बीच का जो अवसाद हो जाएगा वो उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ये मेरी कॉपी है, ये कोई कॉपी है, ये कॉपी में बीच में क्या भरा हुआ है, अवसाद भरा हुआ है। तो ये बीच में क्या भर दिया मैंने, अवसाद भर दिया। जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे की ओर आएंगी, टकराएंगी, तो ये अवसाद अभी ऊपर नहीं उठ रहा है। ठीक है, इसको अपन ऐसे करके इस प्रकार से ऐसे उठाएंगे तो ये जैसे जैसे एक दूसरे में धंसते जाएंगे, ये अवसाद ऊपर आते जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ जो अवसाद रहता है ये उठकर ऊपर चला जाता है, जिसे हमने किसका नाम दिया, हिमालय का नाम दिया। तो ये कौन सा सिद्धांत है, आपका प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है। और अगर मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से बताना चाहूँ तो मैं केवल आपको इतना बताऊंगा
कि कोबर का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। दूसरा, हिमालय की उत्पत्ति का जो नियम है या जो थ्योरी है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो कोबर ने दिया। केवल 2 प्रश्न बन सकते हैं यहां से। और तीसरा, वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अनुसार मानी जाती है, तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेस। अभी तक हमने देख चुके हैं कि हिमालय पर्वत जो है हमारा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी सिद्धांतों को हम देख चुके हैं। अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है कि हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो यहां पर आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमालय का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला पर्वतीय विभाजन और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। पहला कौन सा विभाजन, पर्वतीय विभाजन, और दूसरा कौन सा, प्रादेशिक विभाजन। पहला पर्वतीय विभाजन और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो कुछ नहीं करना है, केवल भारत के मैप को 3 बार आपको बनाकर देखना है। पूरे राज्यों के नाम आपको याद होना चाहिए, इसकी लोकेशन। जैसे यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, ऊपर उसके पंजाब है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अभी फिलहाल अपन देखते हैं पर्वतीय विभाजन, प्रादेशिक विभाजन क्या है। सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय विभाजन। तो अपन अपना भारत बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये भारत मैंने एक काम चलाऊ भारत बना दिया है। फिलहाल देखो आप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिमालय जो है हमारा, इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। पहला कौन सा भाग है आपका, ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है आपका बृहद हिमालय। तीसरा कौन सा हिमालय है आपका, लघु हिमालय। और चौथा कौन सा हिमालय है आपका, शिवालिक। कौन सा हिमालय है, शिवालिक। ठीक, याद रखना भैया, ये बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है या महान हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार वो आपको बृहद हिमालय की जगह हिमाद्री दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा भारत है कुछ इस तरह से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको करना कुछ नहीं है, पर्वतीय विभाजन हम पढ़ रहे हैं तो हमको मालूम है कि पहले कौन सा हिमालय है। सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा हिमालय है आपका, बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। तीसरा कौन सा हिमालय है आपका, लघु हिमालय। और चौथा कौन सा हिमालय है आपका, शिवालिक। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय देखना है, ट्रांस हिमालय। और ये वाला कौन सा हिमालय है आपका, बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आपको एक घाटी, या जिसे हम एक बाउंड्री का नाम से कह सकते हैं, एक बाउंड्री देखने को मिलती है इस प्रकार से यहाँ पर, जिसको कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन किस किस हिमालय पर स्थित है, किस किस हिमालय पर स्थित है। देखो यहाँ पर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या स्थित है, आपकी इंडो सांगपो सचर जोन। कुछ नहीं है इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में पाई जाने वाली छोटी छोटी एक विशेष प्रकार की घाटियां हैं, जिनको हम बाउंड्री के नाम से भी कह सकते हैं। अब बृहद हिमालय के नीचे कौन है आपका, लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपको कौन सी बाउंड्री देखने को मिलेगी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपको एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है इसका, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर PSC के एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं वो इसको जरूर याद कर लें। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है आपके लघु, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आता है। मैंने गलत जगह बना दिया है शायद, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु। सही है, सब सही है। बृहद हिमालय ये वाला आपका बृहद हिमालय है, ये वाला आपका लघु हिमालय है, ये वाला आपका लघु हिमालय है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपका क्या पड़ता है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और यहाँ पर आपका ये वाला कौन सा हिमालय है, ये वाला कौन सा हिमालय है, शिवालिक। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच में पड़ता है आपका
MBF इस तरफ लिख देता हूं, दिख रहा है इस तरफ लिख देता हूं MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट इस तरफ है और इसके जस्ट ऊपर क्या है MCT और इसके जस्ट ऊपर क्या है इंडो सांगोपो सचर जोन। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया है मैंने आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय, उसके नीचे क्या है आपका बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच में क्या है आपका इंडो सांगोपो सचर जोन। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या मिलेगा आपको MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा आपको, मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF। यहाँ से आपको मैदान चालू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इसके बीच में भी आपको एक विशेष प्रकार की घाटियाँ देखने को मिलती है। याद आपको ये भी अगर आपको याद रखना है तो इसको भी याद रख लेना, HFF हिमालयी फेटल फॉल्ट। क्या बोलेंगे, हिमालय फेटल फॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये तो था आपका कौन सा विभाजन, पर्वतीय विभाजन। पर्वतीय विभाजन में मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके हिमालय है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद महान हिमालय किसको कहा जाता है, महान हिमालय हिमाद्री आपके बृहद हिमालय को कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, उसके नीचे शिवालिक, इंडो सांगोपो सचर जोन, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट और आपका लास्ट वाला आता है HFF हिमालय फेटल फॉल्ट। यह आपका कौन सा विभाजन था, पर्वतीय विभाजन था। उसके बाद हम प्रादेशिक विभाजन भी देख लेते हैं जल्दी से। प्रादेशिक विभाजन भी जल्दी से हम देख लेते हैं। प्रादेशिक विभाजन हम किस तरह से देखेंगे, ये आपका प्रादेशिक विभाजन है। प्रादेशिक विभाजन में ये हमने बनाया आपका भारत, इस प्रकार से आपको भारत बनाना है और नोट्स जरूर बना लेना। यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर आपका ट्रांस हिमालय है, फिर कौन सा हिमालय है, महान हिमालय, हिमाद्री या जैसे बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक है। ठीक है, अभी मैंने आपको हिमालय पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, केवल अभी आपको विभाजन पढ़ा रहा हूं। अब अगला आता है आपका पर्वतीय विभाजन, ये पेन थोड़ा। अब अगला आता है आपका प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में आपको 3-4 चीजें याद रखना है। पहला देखो, यहां पर ये वाला जो इलाका है पूरा यहां से लेकर यहां तक का, ये पूरा इलाका किसके कब्जे में आता है, चीन के कब्जे में आता है। लेकिन इतना इलाका उत्तराखंड से लेकर यहां तक का इलाका किस में आता है, ये नेपाल में आता है। यहां पर मैं नेपाल लिख दे रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल लिख दिया मैंने, नेपाल। तो यहां पर ये इलाका नेपाल का है, लेकिन नेपाल के जस्ट ऊपर कौन सा देश आता है आपका, चाइना आता है। अब ये चाइना और नेपाल के बीच में ये वाला जो इलाका पड़ता है आपका, ये इलाका पड़ता है आपका, इसे कहते हैं तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, चाइना के क्षेत्र में आता है। यही तिब्बत में ही आपको दो आपको ग्लेशियर या हम लेक कह सकते हैं देखने को मिलता है। पहला मानसरोवर, मानसरोवर, दूसरा क्या नाम है आपका, राकासताल, राकासताल। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि भैया एक मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है, एक राकासताल से सतलज नदी निकलती है। इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है आपका, इस एरिया में जो पर्वत पड़ेगा, इस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। उसके बाद अगली जो आपकी नदी आएगी, यहीं से एक नदी और निकलती है, भारत में ही प्रवेश कर जाती है इस एरिया में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, काली नदी। काली नदी, ये काली नदी और आपकी कौन सी नदी, सतलज नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, सतलज। ऊपर वाली कौन सी नदी है आपकी, सिंधु। तो सिंधु एवं सतलज के बीच में तो पंजाब हिमालय हो गया। ठीक है, प्रश्न ऐसा ही पूछेगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो आप क्या बताओगे, एक तो सिंधु है और एक क्या है आपकी, सतलज। ठीक वैसे ही सतलज एवं काली नदी के बीच में ये वाला जो आपका एरिया आपको देखने को मिलेगा हिमालय का, ये वाला एरिया आपको क्या कहने का, क्या कहलाएगा आपका, कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो आपको क्या बताना है कि मानसरोवर से निकली सिंधु एवं राकासताल से निकली सतलज, सिंधु एवं सतलज के बीच का क्षेत्र कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलज एवं काली नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है कुमायूं हिमालय। अब यहाँ से एक और नदी निकलती है, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी एवं जो काली नदी है, इस स्थान के बीच में ये वाला जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय के बाद। यहाँ इस हिमालय को अपन क्या नाम देंगे, नेपाल हिमालय। क्या नाम देंगे, नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय के बाद हिमालय पर्वत आ गया, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ही नामचा बरवा से एक नदी प्रवेश करती है भारत में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी।
ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, इस ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? इस पर्वत को जाना जाता है अरुणाचल हिमालय के नाम से। किस नाम से? अरुणाचल हिमालय के नाम से। तो ये तो था आपका कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। ये था आपका पर्वतीय विभाजन। एक ही क्लास में पूरे सारी चीजों को बता पाना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी छोड़ दी हैं जो आपको बताना चाहिए है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। ये वाला हिमालय सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय? आपका पंजाब हिमालय। सतलज नदी एवं काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। काली नदी तीस्ता नदी के बीच में आपका कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपका कौन सा हिमालय? अरुणाचल हिमालय। रटना है इसको। समझ में आ रहा है तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको रटना है। कैसे भी करके एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, जीके जीएस को। अब आगे हिमालय पर्वत के बारे में तो अपन ने बात कर चुके हैं, इसके विभाजन के बारे में अपन ने बात कर चुके हैं। अब ओरिजिनली में हमको जानना है कि हिमालय पर्वत जो है आपका, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितने इसके भाग हैं। तो सबसे पहले देखो, आप जैसे ही हिमालय का नाम लेते हो, हिमालय, जैसे ही आप हिमालय को नाम लेते हो तो यहां से अपन बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा हिमालय आता है? आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आपका अगला आता है कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद आपका आता है लघु हिमालय, और लघु के बाद आपका आता है शिवालिक। क्या आता है आपका? शिवालिक। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय क्या है? ये तो आपको मालूम है कि हिमालय पर्वत के ही भाग हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताने वाला हूं। क्या है ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस का मतलब होता है पार। तो हिमालय पर्वत के भी पार, मतलब पहले, हिमालय पर्वत के भी पहले भारत में ही एक और हिमालय आता है जिसका नाम क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। क्या नाम है आपका? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ध्यान रखना, यह है हमारा भारत। ये दिख रहा है आपका विष्णु, दिख रहा है ना इसमें? ठीक है, यहां से ट्रांस हिमालय इस प्रकार से। ट्रांस हिमालय सबसे पहले हम यहां स्टार्ट ही कर देते हैं, शुरुआत ही कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय जो है आपका, यहाँ पर आपको इस पर्वत श्रेणी की, यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणी देखने को मिलेंगी? 3 पर्वत श्रेणी देखने को मिलेंगी। पहली पर्वत श्रेणी आपको कौन सी मिलेगी? यहाँ पर पहली पर्वत श्रेणी है आपकी काराकोरम। काराकोरम। दूसरी क्या है आपकी? लद्दाख। लद्दाख। और तीसरी कौन सी है आपकी? जास्कर। ये तो आपको सभी लोगों को मालूम होगा, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी, या तो आप इसको KLJ से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो आपका पर्वत है, इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 3। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। अब काराकोरम पर्वत की हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। क्या नाम है इसका? K2 या गार्डविन ऑस्टिन। पहले आपको इसकी अवस्थिति के बारे में बता देता हूं। ये आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। जम्मू कश्मीर में ये इलाका आपका POK में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो POK में आता है। POK से स्टार्ट होता है आपका कौन सा पर्वत होता है आपका? POK से स्टार्ट आपका काराकोरम पर्वत। इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहली कौन सी है आपकी? काराकोरम। दूसरी कौन सी है आपकी? लद्दाख। दूसरी कौन सी है? लद्दाख। और तीसरी कौन सी है आपकी? जास्कर। तीसरी कौन सी है आपकी? जास्कर। ठीक है, आपको ये तीनों श्रेणी के बारे में छोटी छोटी सी बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले देख लीजिए काराकोरम। यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जानकारी के लिए, हमको इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जरूरी चीजें हम देख लेते हैं। इन तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। और काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत में ही स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ POK के पास में है, जिसका नाम क्या है? K2, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं ऐसे? गार्डविन ऑस्टिन। तो काराकोरम पर्वत पर स्थित K2 या गार्डविन ऑस्टिन चोटी, ये भारत की, पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8611। किलोमीटर मत लगा देना, इसका आंसर रहेगा मीटर। तो काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गार्डविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर जो हमको बात करनी थी वो हम कर चुके। काराकोरम के बाद जो आपको लद्दाख पर्वत आता है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, या यहाँ पर आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा। यहाँ इस प्रकार से एक पर्वत देखने को मिलेगा। इस पर्वत का नाम क्या है?
इस पर्वत का नाम क्या है? राकाकोसी पर्वत। क्या नाम है आपका? राकाकोसी पर्वत। राकाकोसी पर्वत विश्व का एकमात्र ऐसा पर्वत है, या अपन यूं कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाला जो पर्वत है, विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाला जो पर्वत है वो कौन है? राकाकोसी। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखना। मैंने आपको काराकोरम बताया, लद्दाख बताया, जास्कर बताया। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर तीनों श्रेणियां किसके भाग हैं? आपके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर। काराकोरम में हमने केवल इतनी चीज पढ़ी है कि काराकोरम पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डमेन आस्टेन है। इसकी ऊंचाई 8611 है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी चोटी दूसरा पर्वत अपन ने क्या देखा? लद्दाख। लद्दाख की सबसे हम बात करें, लद्दाख जो है पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, या तीव्र ढाल वाला पर्वत जिसे हम कह सकते हैं। इस प्रकार से इसका एक जो सिरा है एक तरफ वाला, ये उबड़ खाबड़ का है, लेकिन एक तरफ ये बिल्कुल तीव्र ढलान वाला है। यहाँ से अगर अपन फिसल जाते हैं तो सीधा मृत्यु की ओर पहुंचते हैं, इतना ज्यादा तीव्र ढलान है इसके पास। हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कौन सा पर्वत? लद्दाख श्रेणी में स्थित एक पर्वत है राकाकोसी, और राकाकोसी पर्वत जो है विश्व की सबसे ज्यादा तीव्रतम ढलान वाला पर्वत है। ये चीज आपको याद करना है। अगला आपका आता है जास्कर। जास्कर में हमको कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे भी बहुत कम जाते हैं और इसमें कुछ है भी नहीं हमको जानने के लिए। तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, इस पे अपन ने क्या देखा? काराकोरम। अगला देखा लद्दाख। लद्दाख में आपको एक ही चीज याद रखना है, लद्दाख पर्वत में आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी राकाकोसी। राकाकोसी विश्व की सबसे ज्यादा तीव्रतम ढाल वाली पर्वत श्रेणी है। काराकोरम सबसे ज्यादा ऊंचाई कितनी है? 8611। इसकी ऊंचाई जो है भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई काराकोरम पर्वत की है, K2, जिसका नाम है गार्डमेन आस्टेन चोटी। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है बृहद हिमालय के बारे में। तो जो आपका बृहद हिमालय इसकी शुरुआत होती है, ये जम्मू कश्मीर से चालू होता है आपका बृहद हिमालय, और जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत से स्टार्ट होता है आपका बृहद हिमालय, और नागा पर्वत से प्रारंभ होकर हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड होते हुए नेपाल में जाता है, और नेपाल से कहाँ जाता है? सिक्किम, और सिक्किम से कहाँ प्रवेश कर जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जाता है ये आपका नामचा बरवा। नामचा बरवा तक जाता है, नामचा बरवा तक जाता है। चालू कहां से होता है? जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से, और जाता कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक जाता है। तो इसमें हमको जानकारी ये क्या रखना है? सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेना है हमको। सबसे पहले हमको जानकारी ये रखना है कि जब यह उत्तराखंड में जाता है, जब यह उत्तराखंड में जाता है तो यहाँ पर हमको इसकी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं, या इसकी बहुत सारी चोटियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो आप उत्तराखंड में सबसे पहले लिख लेना, पहले नंबर पर क्या याद रखोगे? बंदर पूंछ। पहले नंबर पर बंदर पूंछ। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है पहला बंदर पूंछ। दूसरे नंबर पर आपको केदारनाथ याद रखना है। केदारनाथ के बाद आपको बद्रीनाथ याद रखना है, बद्रीनाथ। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कामेत। पांचवें नंबर पर याद रखना है आपको नीलकंठ। छठवें नंबर पर आपको याद रखना है त्रिशूल। सातवें नंबर पर आपको याद रखना है नंदा देवी। तो यहाँ से सबसे जरूरी प्रश्न ये है याद रखना, कुमायूं हिमालय के बारे में मैंने जो आपको बात कही थी, कुमायूं हिमालय भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत किस राज्य में पड़ता है? तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। बंदर पूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, त्रिशूल और नंदा देवी, ये आपको 7 पर्वत चोटियां यहाँ पर देखने को मिलती है उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। कौन से पर्वत की? बृहद हिमालय पर्वत की। हम कौन सा पर्वत पढ़ रहे हैं? बृहद हिमालय पढ़ रहे हैं। बृहद हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, 7817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? तो नंदा देवी है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कुछ और चोटियां हैं, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, त्रिशूल, आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि किस भारतीय राज्य में बद्रीनाथ मिलता है या किस भारतीय राज्य में कामेत मिलता है, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये पर्वत कहाँ जाता है आपका? एक्चुअल में मेरी दूसरी क्लास भी है, रेगुलर क्लास, जहां पर कोचिंग में हम पढ़ाते हैं। तो समय हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आपको दिमाग लगा के यहाँ पर समझना है। नेपाल, नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेंगी, नेपाल में आपको देखने के मिलेंगी 3-4 पर्वत श्रेणियां। सबसे पहली पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा।
अन्नपूर्णा कहाँ पर मिलेगी? ये आपके नेपाल में मिलेगी। दूसरा मिलेगी अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, क्या मिलेगी? धौलागिरी। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगी मनसालू, क्या मिलेगी? मनसालू। चौथे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगी माउंट एवरेस्ट। और याद रखना विद्यार्थियों, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर मिलेगी? आपके नेपाल में मिलेगी। और माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत चोटी पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, याद रखना। पांचवें नंबर पर आपको एक और देखने को मिलती है जिसे मकालू कहते हैं, ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर पड़ती है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, माउंट एवरेस्ट और यहाँ पर लास्ट में क्या बताया मैंने आपको? मकालू। ठीक है, उसके बाद ये है पर्वत आपका कहाँ प्रवेश करता है? भारत में वापस आता है। और ये स्थान आप देख रहे होंगे, ये स्थान किसका है? आपके सिक्किम का है। तो सिक्किम में यहाँ पर मैं सिक्किम लिखकर यहाँ सिक्किम की भी चोटियां लिख देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर सिक्किम में देखने को मिलेगी हमको कंचनजंगा। तो आपके लिए जरूरी केवल एक ही है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो है, लेकिन कौन से हिमालय की? तो बृहद हिमालय की। ठीक है, दो तरह से प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न क्या पूछता है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। सबसे ऊंचाई पर कौन है? K2 8611। लेकिन दूसरे नंबर पर हम बात करें कि हमारा जो बृहद हिमालय है, या ऐसा प्रश्न पूछेगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्ड में नाचते 8611 मीटर ऊंचाई इसकी। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब सिक्किम के आगे आप जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, नामचा बारबा में जाकर बृहद हिमालय खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला आपका एक हिमालय आता है जिसका नाम क्या है? शिवालिक। शिवालिक भी प्रारंभ होता है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर ये शिवालिक कहाँ जाता है आपका? ये भी आपका उत्तराखंड में जाता है, नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय में आपको लिख देता हूं। बृहद हिमालय में याद रख लेना, बृहद हिमालय के कुछ नाम है, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, या इसे हम क्या कह सकते हैं? बृहद हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय या महान हिमालय के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात यह है कि मैंने हिमालय में ये भी नहीं बताया है कि जो बृहद हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेजन ऊंचाई है इसकी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए हम यहाँ पर ज्यादा समय खराब ना करें। जो जरूरी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है हमको वो पढ़ना है। लघु हिमालय या महान हिमालय की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। लघु हिमालय में केवल एक चीज याद रखना है कि जब यह हिमालय अरुणाचल प्रदेश में जाता है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में यह हिमालय जाता है, उसके बाद यह नागालैंड में जाता है। ये वाला इधर करना, कैमरा कर देना भैया इधर। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका लघु हिमालय इस प्रकार से जब ये लघु हिमालय जाता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में जब ये जाता है तो आपको यहाँ पर भी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। और यह हिमालय इस प्रकार से नीचे की ओर मुड़ जाता है। कौन सा हिमालय मुड़ता है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये लघु हिमालय नीचे की ओर मुड़ता है और इस प्रकार से ऐसा होते हुए मिजोरम होते हुए कहां पहुंच जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हो यह हिमालय का ही एक हिस्सा है जो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। तो यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश में जब आप प्रवेश करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश में जब आप जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको कुछ पर्वत चोटियां देखने को मिलती है, जिसमें पहली कौन सी है? डाफला। दूसरी कौन सी है? एबोर। दूसरी है आपकी मिरी। दूसरी कौन सी है? मिरी। तीसरी कौन सी है आपकी? एबोर। और चौथी है आपकी मिसमी। कौन सी आ जाएगी? मिसमी। तो डाफला, मिरी, एबोर और मिसमी पर्वत चोटियां ये कहां पर देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पर्वत चोटियां हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम याद रखना है, ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। डाफला, मिरी, एबोर और मिसमी ये कहां पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। उसके बाद आप जब नागालैंड में जाओगे तो नागालैंड में इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना लघु हिमालय गया है, बृहद हिमालय लघु हिमालय में मिल जाता है नामचा बर्मा में, अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में जब आप जाओगे तो नागालैंड में इसे नागा के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे नागालैंड के नीचे जब आप यहाँ पर, यह आपका नागालैंड हो गया, इसके नीचे क्या आ जाएगा? आपका मणिपुर। तो मणिपुर में आप जब जाओगे तो मणिपुर में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? मणिपुर में हम क्या बोलेंगे? इसे मणि के नाम से जानते हैं। और मिजोरम में इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मिजोरम में हम किस नाम से जानते हैं? मिजो नाम से जानते हैं। तो हमको लघु हिमालय में केवल इतना याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी,
एबोर और मिसमी 4 पर्वत श्रेणियां हैं या 4 पर्वत चोटियां हैं, छोटी छोटी कटीली सी छोटी चोटियां हैं। उसके बाद आप नागालैंड में से नागा के नाम से जानते हैं, मणिपुर में मणि के नाम से, मिजोरम में मिजो के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसको मिटाने के लिए कुछ देना भैया। उसके बाद इतनी कहानी पढ़ने के बाद छोटी छोटी 3-4 चीजें और बची हैं, समझ लेना। यहाँ पर जब मेघालय में जाओगे तो भैया हमने नागालैंड में क्या बोला, ऐसे नागा बोला। मणिपुर में हमने ऐसे क्या बोला, मणि बोला। मिजोरम में हमने ऐसे क्या बोला, मिजो बोला। तो आप बता दीजिए मेघालय, तो मेघालय में तो लघु हिमालय जाता नहीं है, लेकिन मेघालय में हम इस छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें क्या बोलेंगे। तो मेघालय में गलती से ये मत बोल देना कि नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणि, मिजोरम में मिजो। तो मेघालय में मेघा नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलना है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। लास्ट आता है आपका कौन सा, शिवालिक। अब शिवालिक के बारे में हमसे इसका आकार पूछ सकता है। तो शिवालिक का जो आकार होता है, इसका आकार होता है गोलीय ढाल के आकार का। कैसा होता है, गोलीय ढाल के आकार का इसका आकार होता है। यह अत्यंत कटा फटा होता है एवं अपरदन से युक्त होता है। अत्यंत कटा फटा होता है, अपरदन से ये युक्त होता है। एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा हमसे प्रश्न नहीं पूछेगा इससे। इसमें औसत ऊंचाई के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, इसकी औसत ऊंचाई होती है लगभग 1000 मीटर। यह है लघु हिमालय से। कौन, शिवालिक। शिवालिक जो है वो लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो आपको बताना है कि लघु हिमालय से जो शिवालिक होता है ये अलग होता है MBF के द्वारा, जिसे हमने क्या बोला, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। शिवालिक के जस्ट नीचे आपके मैदानी क्षेत्र लग जाते हैं, और मैदानी क्षेत्र और शिवालिक के बीच में क्या हम किससे अलग कर सकते हैं, शिवालिक एवं मैदानी क्षेत्र को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, हम तो अलग कर सकते हैं इसको HFF या हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ये था आपका शिवालिक। हमने देखा लघु हिमालय या मध्य हिमालय को। अब याद रखना कि मणिपुर में मणि, नागालैंड में नागा एवं पटकुई बुम एक पहाड़ी आती है आपकी, और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने के लिए मिलती हैं ये छोटी छोटी पहाड़ियां। ये म्यांमार को भारत से अलग करने का काम करती हैं। अब इतनी कहानी पढ़ने के बाद मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आपका इंडो सांग को सचर जोन है। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में क्या है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखना बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में कुछ आपको प्रचलित या हम कह सकते हैं नामी शहर देखने के लिए मिलेंगे। कश्मीर, कुल्लू एवं मनाली का नाम आपने सुना होगा। कांगड़ा की घाटियां आपने, लाहौल है, स्पीति है, हिमाचल प्रदेश से कुछ भाग, ये सब किस किस के मध्य आते हैं, बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र पड़ता है। और लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच का मेन बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर ये जो आपको घाटियां देखने को मिलती है इन्हें दून या द्वार कहा जाता है। दून जैसे देहरादून और द्वार जैसे हरिद्वार, ये उत्तराखंड का क्षेत्र लग जाता है यहाँ से। तो ये आपको लघु हिमालय एवं शिवालिक या बोल सकते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर याद रखना, हम अगर बात करें लघु हिमालय को आपका जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो याद रखना लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ कहा जाता है, पीर पंजाल कोई पर्वत नहीं है, पीर पंजाल लघु हिमालय का ही एक भाग है, जिसे कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद जब आप हिमाचल प्रदेश जाओगे तो हिमाचल प्रदेश में आपके लघु हिमालय को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है धौलाधर। धौलाधर याद रखना, धौलागिरी एक चोटी है जो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। धौलाधर के बाद अगर मैं बात करूं आपका, आप उत्तराखंड में जाओगे तो यहाँ पर उत्तराखंड में आपको लघु हिमालय को क्या सुनने को मिलेगा, मसूरी। तो मसूरी कहाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आपके लघु हिमालय को कहा जाता है। अब जब आप नेपाल में जाओगे तो नेपाल में आपके लघु हिमालय को क्या कहा जाएगा, तो सागर माथा बोल रहे हैं, महाभारत या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। महाभारत या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। महाभारत या नाग टिब्बा के नाम से किसे जाना जाता है, महाभारत या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है आपके नेपाल में। किसको, लघु हिमालय को। सही है, ठीक है। अब आगे हमको क्या देखना है, आगे याद कर लेना, आपके लघु हिमालय में छोटे छोटे अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे। अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग की बात कर लें, गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात कर लें, तो ये कौन से हिमालय का भाग है, ये लघु हिमालय के भाग है जो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। याद रखना अल्पाइन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में यूटी, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बुग्याल। बहुत काम के PSC के लिए बहुत काम के क्वेश्चन हैं, याद रखना। गुलमर्ग एवं सोनमर्ग कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, बुग्याल के नाम से जाना जाता है।